नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथोवर्स इंडिया मयंक एपिक्स में। और मैं हूं आपका दोस्त मयंक कौशिक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर हम लेकर आएंगे आपके लिए पौराणिकता और रोमांच से भरपूर कहानियां। ऐसी कहानियों की श्रृंखला में हम आज सबसे पहली कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक है छायालोक महाभारत का अभिशाप। क्या हो यदि महाभारत का युद्ध अभी तक समाप्ति ना हुआ हो। यानी युद्ध तो समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत चुका है, लगभग 5000 साल बीत चुके हैं, परंतु यदि फिर भी उस युद्ध के योद्धा जो मृत हो गए थे उनकी आत्माएं अभी भी तृप्त हों और एक ऐसे ताले में बंद हों जो खुलने का, आजाद होने का इंतजार कर रही है। क्या हो यदि हमारे पैरों के नीचे ही एक ऐसी दुनिया हो जो बाहर निकलने के लिए बेचैन हो। ऐसी इसी कहानी को हम लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं और ये कहानी लेकर जाएगी हमें महाभारत काल से आज के समय तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी का सबसे पहला भाग, छायाओं का बंधन। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठ चुकी थी। रक्त की गंध धीरे धीरे हवा से मिट रही थी। हजारों रथ टूटे हुए, धनुष टूटे हुए और गिरे हुए योद्धाओं की लाशें मानो भूमि स्वयं शोक मना रही थी। युद्ध का अंत हमेशा शांति नहीं होता, कभी कभी वह और भी भयानक आरंभ होता है। मृत देहों के बीच में एक दिव्य आभा प्रकट होती है। प्रभु श्री कृष्ण, नीले वाण, शांत किंतु दृढ़ नेत्र, उनके चारों ओर मौन का सागर फैला हुआ है। कृष्ण धीरे धीरे चलते हैं, शवों पर नजर डालते हुए। कुछ आत्माएं स्वर्ग की ओर उठ रही थी और कुछ नहीं। पॉज कर। कुछ आत्माएं अभी भी जमीन पर जकड़ी हुई थी। ये आत्माएं, ये छायाएं उन योद्धाओं की थीं जिनका क्रोध, प्रतिशोध और अधूरा अभिमान मृत्यु से भी बड़ा था। कृष्ण के होठों पर गंभीर स्वर निकलता है। ये छाया योद्धा हैं, यदि इन्हें यहीं छोड़ दिया गया तो ये युगों युगों तक मानवता को खा जाएंगे। वो अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं। आकाश कांप उठता है, बिजली की तरह एक वृत्त धरती पर अंकित हो जाता है। छायाएं गुर्राती हैं, चीखती हैं, कुछ विकृत मानव रूप लेती हैं, परंतु कृष्ण शांत हैं। वे मंत्र बोलते हैं, काल योगे अपि यदा मोह उत्पन्नो भविष्यति तदा मोह रूपेण पुनः प्रकट्ये। चक्र घूमता है, छायाओं को खींचकर एक गुफा में बंद कर देता है। गुफा की दीवारों पर अग्नि रेखाएं खुद आ जाती हैं, मानो स्वयं काल ने उस पर ताले जड़े हों। कृष्ण धीरे से कहते हैं, पॉज कर, जब कलयुग में मानव का अहंकार चरम पर होगा तब यह बंधन ढीला होगा। तब देखना कौन इन छायाओं को आजाद करता है और कौन इन छायाओं से टकराने का साहस करता है। उनकी आंखों में चमकती थी भविष्य की झलक। फिर दृश्य धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो जाता है। तो क्या सचमुच कोई इन छायाओं को आजाद करेगा? देखेंगे हम आगे। परंतु अगर ये कहानी आप में रहस्य उत्पन्न कर रही है, आप में रुचि जगा रही है, आपको सुनने के लिए मजबूर कर रही है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस कहानी में, क्या तू पॉज कर रखा था तुमने? अब पॉज कर। अब स्टार्ट है कि पॉज है, बता। तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करें और कहानी में हमारे साथ आगे बने रहें। अब चलते हैं हम आगे और हम आपको कहानी में लेकर चलते हैं आधुनिक भारत की धरती पर। पॉज कर। हजारों साल बीत चुके थे। युद्ध की धूल कब की इतिहास बन चुकी थी, परंतु इतिहास कभी सचमुच मरता नहीं है। आधुनिक हरियाणा, कुरुक्षेत्र के पास एक गांव जहां खेतों के बीच खुदाई चल रही है। डॉक्टर आर्यन, एक 34 वर्षीय प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, चेहरे पर गंभीरता पर भीतर छिपाया खोज का जुनून। उनके साथ उनकी रिसर्च स्कॉलर असिस्टेंट रिया वर्मा, 28 वर्षीय युवती, जिज्ञासु, तेज दिमाग और थोड़ी हाजिर जवाब। खुदाई स्थल पर दोनों झुके हुए हैं। मिट्टी हटाते हटाते गोलाकार पत्थर का टुकड़ा मिलता है
जिस पर विचित्र चिन्ह उकेरे हुए हैं। रिया आंखें फैलाकर कहती है, सर ये चिन्ह संस्कृत के श्लोक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये लिपि तो मैंने कभी नहीं देखी। आर्यन मुस्कुराते हुए चश्मा ठीक करता है। रिया, दुनिया में हर लिपि का कोई ना कोई रहस्य होता है, शायद ये भी कोई धार्मिक स्थल हो। पॉज कर। पर जैसे ही वह पत्थर को छूता है, जमीन के नीचे से हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। गांव वाले डर कर भागते हैं। रिया घबराते हुए कहती है, सर ये तो सामान्य नहीं है, लगता है आपने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। आर्यन हल्का सा हंसता है। रिया, ये विज्ञान है। भूत प्रेत की कहानियां तुम्हें डराने के लिए बनाई गई है। और एक बात ध्यान रखो, ना तो इस विश्व में कोई भगवान है ना कोई शैतान, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी एक आवाज पीछे से आती है, खुरदुरी, बूढ़ी लेकिन गूंजती हुई। विज्ञान सब समझ सकता है बेटा, पर क्या विज्ञान यह समझा पाएगा कि परछाइयां शरीर से अलग होकर क्यों चल रही हैं? आर्यन और रिया मुड़कर पीछे देखते हैं। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में पुराना लकड़ी का दंड। यह है पंडित दिवाकर नाथ, एक 70 वर्षीय ज्योतिषी और एक मंदिर के पुजारी। गांव वाले उन्हें पागल समझते हैं, पर उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान छिपा हुआ है। यही वो आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु से छायाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पॉज कर। पुराने चिन्ह तुमने छेड़े, ये जो पुराने चिन्ह तुमने छेड़े हैं, ये वही हैं जो श्री कृष्ण ने छाया योद्धाओं को बांधने के लिए बनाए थे। अगर बंधन टूट गया तो पूरा भारत छाया से भर जाएगा। आर्यन थोड़ी खींच के साथ, पंडित जी ये सब दंत कथाएं हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हमें प्रमाण चाहिए। पंडित गंभीर होकर पास आते हैं, जमीन पर उंगली से एक प्रतीक बनाते हैं। जैसे ही वह चिन्ह पूरा होता है, आर्यन की अपनी परछाई जमीन से अलग होकर कुछ पल हिलती डुलती है। रिया चीख उठती है। आर्यन का चेहरा भय से पीला पड़ जाता है। पंडित जी मुस्कुराते हैं। अब तय करो, आगे बढ़ना है या लौट जाना है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ कहानी को साझा करें। अब शुरू हो चुका था परछाइयों का खेल। रात का अंधेरा जितना गहरा होता गया, उतनी ही गहरी होती गई उस गुफा की रहस्यमयी खामोशी। कभी खामोशी ही सबसे बड़ा शोर होती है। ऐसा देखा है ना आपने? कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल शांति है, लेकिन हम शांति नहीं चाहते, हमें उस वक्त शांति नहीं चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ बात करे, लोग हों। तो ऐसी स्थिति उस समय आर्यन और रिया के साथ पसर गई थी। रात का सन्नाटा बहुत बढ़ गया था। गांव में बिजली चली गई थी। ऐसा भारत के गांव में अभी भी अक्सर होता है कि बिजली चली जाती है तो पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। आर्यन लैपटॉप बंद करता है और झुंझलाते हुए कहता है, यही तो दिक्कत है इस देश में, रिसर्च करनी हो और बिजली चली जाए। रिया मोमबत्ती जलाते हुए हंसते हुए कहती है, सर इस बार बिजली कंपनी को दोष मत दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी खुदाई से ये भी डर गए हो। आर्यन आंखें तरीरता है। रिया प्लीज ड्रामे मत करो। तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती है। रिया चौंकती है, सर वो देखिए कोई खड़ा है। आर्यन बाहर झांकते हैं। सड़क सुनसान है, पर जमीन पर लंबी टेढ़ी परछाइयां खड़ी हैं, बिना किसी इंसान के। मोमबत्ती की लौ हिलती है। खिड़की पर टक 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 की आवाज होती है, मानो कोई नाखून से खुरच रहा हो। रिया कांपती है, सर ये तो सच में। आर्यन जल्दी से कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगता है। तभी परछाई खिड़की से लंबा हाथ निकालती है और कैमरा झपट लेती है। कैमरा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आर्यन बड़बड़ाता है, ओके ये तो साइंस में फिट नहीं हो सकता। इतने में दरवाजा धड़ाम से खुलता है। बाहर वही बूढ़े पंडित जी खड़े हैं। पंडित दिवाकर नाथ हंसते हुए कहते हैं, कैसा लगा? अब भी लग रहा है कि ये सिर्फ कहानियां हैं। रिया लगभग डरकर पंडित जी के साथ चिपक जाती है। पंडित जी ये सब क्या है? पंडित जी थोड़ी मस्ती करते हुए कहते हैं, अरे
बिटिया ये तो वेलकम पार्टी है, तुम लोगों ने जिसे छेड़ा है अब वो छायाएं कहेंगी, आ जाओ और खेलो हमारे साथ। आर्यन चिढ़कर कहता है, पंडित जी ये टाइम जोक मारने का नहीं है। पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, बेटा डर से भागोगे तो डर तुम्हारे और पीछे भागेगा, डर को आंख में देखकर हंसोगे तो डर खुद कांपेगा। तभी पीछे से हंसी गूंजती है, जैसे कर्कश अजीब कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग। हा 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 हा। रिया चीख पड़ती है, ये आवाज कहां से आ रही है? पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, छायाएं दीवारों के पार से भी हंस सकती हैं। अचानक जमीन पर परछाइयां इकट्ठी होकर एक आकार लेती हैं, एक विकृत विकराल योद्धा, टूटी हुई ढाल, बिना सिर के पर हिलता डुलता शरीर। आर्यन पीछे हटता है, रिया हाथ पकड़ लेती है उसका। पंडित जी दंड उठाकर मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही वे दंड उठाकर जमीन पर मारते हैं, अग्नि की लपट सी उठती है और वो छायाएं पीछे हट जाती हैं। पंडित जी आंख घुमाकर मजाक में कहते हैं, वैज्ञानिक बाबू ये रहा हमारा प्रमाण, अब बताइए लैब में रखेंगे या गंगा में बहाएंगे? उस रात आर्यन पहली बार में समझ गया कि हर रहस्य को विज्ञान से सुलझाया नहीं जा सकता, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय ही पूछता है और उनका उत्तर भी समय स्वयं ही देता है। यदि आपको हमारी कहानी बांधे रख रही हो तो कृपया हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये छायाएं आगे करती क्या है। क्या ये छायाएं सिर्फ जमीन पर चलती रहेंगी या कानों में कुछ आवाज करेंगी, धरती पर कुछ शोर करेंगी और अपने होने का आभास विश्व को, भारत को करवाएंगी। चलते हैं हम आगे अपनी कहानी में। रहस्य हमेशा चीख कर सामने नहीं आता, वह कभी कभी वो कानों में फुसफुसाता है और इंसान ये सोचने में भी डर जाता है कि ये आवाज बाहर से आ रही है या भीतर से। गांव का माहौल अब बदल रहा था। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग बताते हैं कि रात को कई घरों में अजीब घटनाएं हुई। किसी के दरवाजे के ताले के खुद ही खुद खुल गए, किसी के आंगन में पेड़ की परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पेड़ की परछाई उल्टी दिशा में चले? देखते हैं, जानते हैं इसका क्या कारण था अपनी कहानी में आगे। और सबसे डरावनी बात कि गांव के बुजुर्ग किसान की परछाई गायब हो गई। लोग घबराकर मंदिर में जमा हो गए। हर कोई पंडित दिवाकर नाथ से प्रश्न पूछ रहा था, पंडित जी छाया अगर गायब हो जाए तो इंसान पर क्या असर होगा? पंडित जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे असर बहुत साधारण, बंदा फिर कभी सो नहीं पाता क्योंकि नींद तो छाया के बिना आती नहीं है, और धीरे धीरे आदमी अपने आप छाया जैसा बन जाता है। आप भी सोचिए कि आपकी छाया अचानक में गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? वैसे छाया कभी गायब होती है? गांव वाले शहर जाते हैं। रिया कांप कर पूछती है, मतलब वो किसान अब? पंडित जी गंभीर होकर उत्तर देते हैं, अब वो अधूरा है, अधूरा आदमी। ना वो जल्दी मरता है और अब वो दूसरों को भी अधूरा बनाएगा। अब वो औरों को भी छायाओं के लोक में लेकर जाएगा। आर्यन का दिमाग अभी भी इसे वैज्ञानिक तौर पर सुलझाने में जुटा हुआ था। सही है, हर चीज को लॉजिक से देखना बहुत जरूरी होता है। वह अभी भी इसे लॉजिकल समझने की कोशिश करता है। आर्यन कहता है, देखिए हो सकता है यह सब मास हिस्टीरिया हो। मास हिस्टीरिया आप लोग जानते हैं, मास हिस्टीरिया मतलब लोगों को एक साथ भ्रम की स्थिति पैदा होना। कई बार कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो लोगों में एक साथ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। लाफिंग गैस का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। लाफिंग गैस वो होती है जो लोगों को, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो लोगों को हंसाती है, खूब हंसाती है। तो ऐसे कई सारे केमिकल होते हैं कि जिनकी अगर स्मेल पूरी वातावरण में फैल जाए, खुशबू,
तो वो कई सारे लोगों में एक साथ भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लोग डर के मारे भ्रम देख रहे हैं। पंडित जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा भ्रम, चलो एक प्रयोग कर लो। वो आर्यन को गांव के उस किसान के घर लेकर जाते हैं। बुजुर्ग किसान बिस्तर पर पड़ा है, आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं, पर पुतलियां हिलती नहीं है, सांसें चल रही हैं, मगर मानो नींद उससे छीन ली गई हो। रिया धीरे से कहती है, ये सो क्यों नहीं रहा है? पंडित जी चुटकी बजाकर कहते हैं, क्योंकि उसकी नींद उसकी छाया के साथ चली गई है। आर्यन उस किसान की नब्ज चेक करता है, मेडिकल टॉर्च से आंखें चेक करता है, सब सामान्य है। वो बड़बड़ाता है, ये इम्पॉसिबल है। पंडित जी गंभीर होकर करीब आते हैं। इम्पॉसिबल वही है बेटा जो तुम समझना नहीं चाहते। उस रात रिया अपने कमरे में अकेली पड़ रही थी। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ती है, कोई नहीं, पर आईने में अब उसकी खुद की परछाई खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, जबकि असली रिया का चेहरा डरा हुआ है। रिया के हाथ कांपते हैं, वो चीखने वाली होती है। तभी पंडित जी कमरे में घुस आते हैं और जोर से मंत्र पढ़ते हैं। आईना चटक जाता है, परछाई गायब हो जाती है। रिया रोते हुए कहती है, पंडित जी ये क्या था? पंडित जी हल्के व्यंग में रिया से कहते हैं, बिटिया जब छायाएं जागती हैं तो सबसे पहले आयनों से खेलती हैं, क्योंकि आईना ही तो है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है, और उन छायाओं को असलियत से नफरत है। अगले दिन सुबह खुदाई स्थल पर आर्यन को जमीन के नीचे पत्थरों पर खुदी कुछ और लिपियां मिलती हैं। वो चौंक कर रिया को बुलाता है। शिलालेख पर लिखा है, ये छायाएं उन योद्धाओं की है जिनका गर्व मृत्यु से भी बड़ा था। जब तक चक्र की मोहर कायम है ये सोए रहेंगे। मोहर टूटी तो धरती पर फिर अंधकार छा जाएगा। आर्यन बड़बड़ाता है, गर्व, वॉरियर्स, मोहर, क्या ये वही महाभारत काल वाले योद्धा? उसका स्वर उसके मन में ही अटक जाता है। आवाज लगाते हैं, पंडित जी दूर से आवाज लगाते हैं, हाँ बेटा आर्यन, ये वही छाया योद्धा है जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं बांधा था। अब सोचो, अगर उनकी सेना वापस आ गई तो क्या ये धरती संभल पाएगी? अब रहस्य सिर्फ किताबों में नहीं था, अब वो हवा में था, आयनों में था, छायाओं में था, और धीरे धीरे सबको निकल रहा था। तो ये था हमारी कहानी का पहला भाग, और इसमें हमने देखा, जाना, सुना कि किस तरह से महाभारत काल के योद्धाओं की परछाइयां आज के समय के दो पुरातत्ववेत्ताओं को धीरे धीरे अपने अंदर जकड़ रही है। यदि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अपनी अगली कहानी में हम आपसे मिलते रहेंगे और इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। जानेंगे कि वो छायाएं क्या करने वाली है, छायाओं से कैसे सामना होता है आर्यन का और रिया का, और क्या कहीं और कोई और भी इन छायाओं के युद्ध से उलझने वाला था। जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।